मुसलमानों की इतनी बात करते हैं आप लोग, उम्मीदवार तो बनाते नहीं है किसी को। शहजाद पूनावाला जी, मुझे लगा कि कम से कम एमवाई करने वाली पार्टी वाई के लिए कुछ तो बोल देगी, पर केवल और केवल एम पर इनका फोकस रहा। तो इनसे पूछिए, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात 328 सीट जो कांग्रेस ने दी, जितनी आबादी उतना हक। बीच में नहीं चित्रा जी, बीच में नहीं चित्रा जी, बीच में नहीं। 328 सीट जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने घोषित की, उसमें जितनी, भाई चित्रा जी मैं इस प्रकार की डिबेट में ना शामिल होता हूं। मैंने उनकी बातें सुनी, मेरी बातें भी जनता तक पहुंचे। अपने अपनी बारी में इंतजार करेंगे, ठीक है, जल्दी से। ठीक है नवल किशोर जी, प्लीज। अभी हमारे साथ 4-5 और लोग हैं सर, जिसके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। तू मैं बाकी लोगों का समय खराब हो जाएगा। सभी के जवाब जब बीजेपी से ही मांगे जाएंगे तो मेरी मजबूरी है ना बीजेपी से पूछना। सर आप पूछे, सवाल गलत पूछते हैं ना आप सवाल गलत पूछते हैं। आप पूछिए जातीय जनगणना का विरोध क्यों करते हैं? वो देश स्तर पर जातीय जनगणना, चित्रा जी मेरा समय वो बर्बाद कर रहे हैं। हिस्सेदारी देनी है चित्रा जी, आपका चैनल मेरा समय उनको बर्बाद करने दे रहा है, ये ना करे। मुझे अपनी बात खत्म करने दे, मैं 40 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। नवल किशोर जी, चित्रा जी मेरा समय है, आप आज तक पर बैठे हुए हैं, आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर अगर नेता लोग पत्रकार को सवाल बताते हैं तो वो सवाल पत्रकार कतई नहीं पूछेगा। मुझे लगता है अपनी मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। नवल किशोर जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, लाइव डिबेट में आप इस तरह के आक्षेप नहीं लगाइएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बचना चाहिए सर, एंकर पर आक्षेप लगाते समय और एंकर को लाइव डिबेट में ये बताते हुए कि कैसा सवाल पूछना चाहिए, कैसा नहीं पूछना चाहिए। नवल किशोर जी, बिल्कुल, लेकिन दूसरों का समय खराब करने के लिए नहीं है। नवल किशोर जी, वहाँ पे हम बोलेंगे आप सवाल ये पूछना चाहिए। चित्रा जी, क्या मैं अपनी बात को संपन्न कर दूं? अगर आप हाईजैक करने के लिए आए हैं नवल किशोर जी, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ डिबेट का। अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर आप लोगों को बुरा लग जाएगा, ये अच्छी बात नहीं होती है ना नवल किशोर जी। शहजाद जी को बोलने दीजिए, जयंत घोषाल भी, वो एमआईएम के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है। सर यहाँ पर बहुत सारे लोग विपक्ष में हैं। नवल किशोर जी का ऑडियो डाउन किया जाए। शहजाद जी अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी लोगों के पास में आती हूँ। नवल जी का ऑडियो डाउन रहेगा जब तक मैं सवालों से नहीं पूछूंगी। शहजाद जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए। चित्रा जी, मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के साथ है क्या? ओबीसी कैसे काट के देना है क्या संविधान के साथ है क्या? तो एमवाई की राजनीति करने वाली पार्टी आज एम के चक्कर में वाई को ही भूल गई। अरे भाई, आप एम की इतनी चिंता करते हो तो बताइए, कांग्रेस ने 328 सीटें घोषित की है, जितनी आबादी उतना हक बोलते हैं, तो उनको 15% टिकट दिए है क्या? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहीं पर भी मुस्लिम को टिकट नहीं। पर आज वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट केवल इतना है, इनको इतना रिजर्वेशन के बारे में कहते ना, समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुखालफत किया था नहीं किया था। दूसरी बात, इनसे पूछे एएमयू और जामिया में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के लिए साथ में है, खिलाफ है? 2011 में जामिया से एससी एसटी ओबीसी आरक्षण क्यों हटा? केवल इसलिए क्योंकि 2014 में मुसलमानों का वोट लेना था, तो वहां से एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को हटा दिया गया। और आखिरी बात में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज बता दीजिए कि ओबीसी में 99% आप मुस्लिम को घुसा देंगे? 99%। ये बंगाल में किया गया है। दानिश कुरैशी जी, हाँ, बंगाल को लेकर ये जो फैसला आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और शहजाद पूनावाला ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी जी, क्या हर जगह मुस्लिम तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, ताकि मुसलमानों को अपने पाले में लेकर आया जा सके? देखिए, 2 बातें निकल कर आती हैं। राजनीति के चलते मुसलमानों को अपने पाले में लेने की ये सब तमाम तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो हैं वो अपने तरीके से करती आई हैं। चाहे 5 चरण में चुनाव हो चुका और 2 बाकी हैं, और 2 में शाम को 5:30 बजे के बाद जब मुसलमानों का चुनाव से मामला पूरा हो जाएगा, उसके बाद 5 साल तक कोई उनको न पूछने आएगा न देखने आएगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट जो नजर आता है अब तक, ये फैक्ट बात है। दूसरे नंबर की बात, शहजाद जो बात कर रहे हैं, शहजाद की बात जो है वो अपनी जगह तो सेकेंडरी आती है, लेकिन प्राइमरली मोदी जी तो साफ तौर पे कहते हैं कि उनके पास तो 4 ही जातियां हैं। वो तो इस ओबीसी को, एससी को, एसटी को मानते ही नहीं है, वो तो 4 जातियों को मानते हैं जो उन्होंने कहा था, नारी, युवा, किसान और गरीब। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी परिभाषा लेकर के आते हैं। दूसरे नंबर की बात कि ममता बनर्जी ने जो मामला कहा है, ममता बनर्जी का देखिए ये हक है
कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला ले जा सकती है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से वाद विवाद और विरोध किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जो उसने किया अब तक आरक्षण को लेके, जिस तरह से अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत चालाकी के साथ इस चीज को नोटिस कीजिए चित्रा जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिन चीजों को स्टैब्लिश करना चाह रही है वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी भी वही पॉलिटिक्स, दुनिया बाकी सारी पार्टियां पॉलिटिक्स अडॉप्ट करे जो भारतीय जनता पार्टी का चाहती है। ना वो अपने लिए कैंडिडेट मुसलमान चाहती है, इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी ना आए, और अगर कोई आएगा तो शहजाद जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह से बाहर निकल के आएंगे। तो मुझे ये बताइए अल्टीमेटली फिर मुसलमानों के लिए अपलिफ्टमेंट का क्या ब्लूप्रिंट है इनके पास? तो जीरो, तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि पिछले 1947 से लेके अब तक अलग अलग कमीशन के रिपोर्ट आए हैं। अब मुझे ये बताइए रिपोर्ट्स का जो आधार है वो उन्हीं सर्वे पर तो है कि अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा इन कम्युनिटीज का, तो इनको अपलिफ्ट किया जाए। अब अपलिफ्टमेंट के मामले में भी 50 से लेकर अब तक आप देख लीजिए तो आर्टिकल 341 में मुसलमान नदारत है, उसके बाद 56 की बात करते हैं तो 56 में अब धर्म के आधार की बात कर रहे थे, अभी क्या करते हैं धर्म के आधार की। तो 41 में सबसे पहले नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, वो धर्म का आधार था। 56 में सिखों को इंक्लूड किया गया, वो धर्म का आधार था। बाद में 1951 में ऐड किया गया, वो धर्म का आधार था। ये तमाम चीजें धर्म के आधार पे है। लेकिन अगर मुसलमानों को कुछ मिलेगा तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होंगी। तो मुझे बताइए कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? ठीक है, शालिनी अली जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास लौटूंगी। लेकिन जयंत घोषालदा आपके पास आते हुए, ये जो पूरा का पूरा मामला चुनाव के ठीक पहले मुंह बाय खड़ा है पश्चिम बंगाल की सियासत में, इसके पीछे राजनीति आपको ज्यादा दिखाई दे रही है या वास्तव में जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिना आयोग के को संज्ञान में लिए हुए अगर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसका आधार क्या है ये नहीं बताया जाएगा तो उसके पीछे सवाल आपसे पूछे जाएंगे? जयंत घोषाल। देखिए चित्रा, मुझे लग रहा है कि उचित और अनुचित क्या होना चाहिए, और ये जो मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है। मैं इनके जो राजनीति हैं उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि 30% मुस्लिम जो वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एक स्ट्रांग वोट बैंक है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स तो है ही, और जहां ज्यादा आबादी है मुस्लिम जन समाज की, जैसे असम में भी बीजेपी का फायदा हुआ था क्योंकि वहां ध्रुवीकरण भी ज्यादा होती है। तो अभी ये हाई कोर्ट ने जो किया है, इसमें मैं जुडिशियरी के ऊपर तो तृणमूल कांग्रेस आरोप कर सकता है, वो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। एज ए सिटीजन ऑल्सो आप हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जजमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं कि ये जजमेंट को मैं नहीं मान रहा हूं। ये तो बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जो जजमेंट होती है उसमें हम हमारे तरफ से उसको एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स क्या है कि इस समय सीएए के बाद मुस्लिम जो समाज है उसको कंसोलिडेशन, इनसिक्योरिटी, और ममता बनर्जी ये भी तो कैंपेन में बोल रहे हैं कि मुसलमान समाज को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जाना पड़ेगा, और इसमें जो स्केयर्ड मुस्लिम समाज और ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अभी हिंदू समाज जो है उसका एक पोर्शन बीजेपी को मिलता है, लेकिन उसको बीजेपी का लक्ष्य है कि इस आधार पर, ये जो जजमेंट है इसके आधार पर ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के ओबीसी जो है, वो हिंदू समाज के जो समाज है उसमें ओबीसी वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स अगर दिखाई दे तो वो ओबीसी पॉलिटिक्स तो बीजेपी का भी बहुत आज स्ट्रांग जगह है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये चुनाव के पहले अभी 2 चरण बाकी है और 18 सीट है, और वो बहुत डिटर्मिनिंग है बंगाल में, और बीजेपी के लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए मुझे इस समय लग रहा है ममता बनर्जी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके खिलाफ जाने के बिना और कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं ममता बनर्जी इस समय। चित्र तो कुल मिलाकर आपकी बातों से समझ में आया कि एक तरफ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की जा रही है तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। अपने बाकी मेहमानों के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि नंदीग्राम हिंसा मामले में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
तो बड़ी खबर यह है, नंदीग्राम हिंसा मामले में टीएमसी प्रतिनिधि दल भेजेगी। ममता बनर्जी ने राजीव बनर्जी, पार्था भौमिक को भेजा है। 2 दिन में हिंसा पर रिपोर्ट सौंपेगा प्रतिनिधि दल। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। बीजेपी समर्थक की हत्या पर एसपी को हटाने की वहां पर मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर एक तरफ घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी खून खराबे की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला हुआ है, इस तरह के आरोप हैं और बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि हमला करने के वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। हमले में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान गई है, 7 लोग घायल भी हुए हैं। इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि राजीव बनर्जी, पार्था भौमिक दोनों को भेजा जाएगा। टीएमसी अपना प्रतिनिधि दल भेजकर दरअसल ये जानना चाहती है कि वास्तव में वहां की रियल स्थिति है क्या, और इस पर दोनों ही तरफ से बीजेपी और टीएमसी की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जितने भी चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं, आप देखेंगे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब इस तरह की खबर नहीं आई कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई। कभी बीजेपी टीएमसी, कभी टीएमसी लेफ्ट के साथ, कभी कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता, हर बार इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। अगले 2 चरणों में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। संदेशखाली में भी आपको पता चलिए, बसीरहाट में चुनाव होने हैं और दूसरे भी तमाम हिस्सों में चुनाव होने हैं। लेकिन उसके पहले अब मैं आ जाती हूँ धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास, फिर शालिनी अली जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, अगर इधर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, आप लोग भी तो पूरा ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स क्या नहीं करते, आप लोग भी पूरा हिंदुत्व, ओबीसी इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई किसी से कम तो नहीं दिखना चाहता है ना इस पूरे मामले में। एक उंगली आप सामने वाले पर उठाएंगे, 3 आपकी ओर इशारा कर रही हैं, कौन किससे कम है बताइए आप। चित्रा जी, ये तो देश को समझना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप ही के चैनल पे समझाया है कि धर्म की राजनीति मैं कर रहा हूं कि ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। आज आरक्षण की बात आई है तो ओबीसी का आरक्षण को कौन कम कर रहा है? अभी आरजेडी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि मुस्लिमों को आपने क्या दिया, कितनी टिकटें दी। अरे हमने तो उनको, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा विश्व जानता है, वो किसी परिचय के मोहताज रहे हैं क्या? अति पिछड़ा समाज का हमने देश का प्रधानमंत्री दिया, पूरे दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये एमवाई। और दूसरी बात ये कर रहे थे नवल जी, समावेशी विकास की बात। और जब सत्ता मिलती है तो मवेशी का भी नहीं चारा ये छोड़ते हैं। जो मवेशी को नहीं छोड़ता वो समावेशी की बात करता हो। एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव। आज तुष्टीकरण के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्यों भाई? बाकी 80% लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंचों पे, सभी जगहों पे, चुनाव में भी जा कर बोला है कि जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री रहूंगा, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी उनके मंच को कहा है कि मेरे रहते हुए अति पिछड़ा एससी एसटी का आरक्षण समाप्त नहीं किया जाता। और भी कौन अरे ठीक से बोलो नवल जी, बोलने का तरीका सीखो। अरे चुप, अरे बोलने का तो तरीका तो प्रोफेसर करो ना, परिवार बैठते हैं और चिराग पासवान जी के माता जी को गाली देते हो, आप दलित को गाली बकवाते हो बैठ के। गाली तुम ये चीज़ भूल जाते हो, कल्चर में है। अरे तुम देते हो गाली, प्रोफेसर होकर भी तुम गाली देते हो, महिला को गाली देते हो, दलितों को गाली देते हो। तुम्हारी कोई नीति है? तुमको जो वोट दिया उसको गोली मरवाओगे, तुम बोलोगे हमसे? ठीक से बात करो, कोई मुद्दा पे तो बात करो। तुम बात करो यार, तुम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लालू जी कन्विक्ट है, तुमको पता नहीं है। लालू जी, अरे लालू जी सजाया आता है, लालू जी मुजरिम है, पहले समझो। आप बताइए, आपको क्या पता चलेगा? बात करना सीखिए। नेशनल टीवी पर आकर धमकी नहीं दे सकते, आप धमकी नहीं दे सकते। गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी। अपनी बारी में बोले नवल किशोर जी, धीरेन्द्र जी तो बड़े धैर्य से सुन रहे थे ना जब आप बोल रहे थे। आप खुद सोचिए, लाइव डिबेट जारी है, पूरा देश देख रहा है, यहाँ पर तो कुछ एडिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं हो सकता ना कि तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करें और ये कहें चापलूस। अब चापलूस कौन किसका है इसका फैसला जनता को कर लेने देते हैं, 4 जून को नतीजा ही जाएगा। नवल किशोर जी, आप प्रोफेसर हैं, मतलब आप कम से कम इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक नहीं है। अपनी बारी में बोले ना, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले ना सर। नवल किशोर जी, अपनी जुबान उनके शब्दों में आपने, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। आप डिबेट को खराब करने के लिए नवल किशोर अगर आए हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती हूँ। डिबेट आपका खराब ही है। नवल किशोर जी, वो आधे घंटे से ध्यान से सुन रहे थे। नवल किशोर जी, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है नवल किशोर जी।
वो आधे घंटे से डिबेट को सुन रहे थे। आपसे सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क मैंने ले लिया है और आप उनको चापलूस और पता नहीं क्या क्या, ये तरीका ठीक नहीं है नवल किशोर जी, ये तरीका ठीक नहीं है नवल किशोर जी। पूरा देश लाइव देख रहा है और उद्दंडता यहाँ पर नहीं की जा सकती है। प्लीज प्लीज नवल किशोर जी, प्लीज प्लीज। हाँ, कोई एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे, देखिए मैंने उनसे सवाल पूछा था, वो उसका जवाब दे रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछ रही थी, वो उसका जवाब दे रहे थे। ये अच्छा नहीं लगता नवल किशोर जी, प्लीज। क्या नवल किशोर जी, अब मैं लोगों की, जनता की इजाजत लेकर आपका ऑडियो डाउन कराती हूँ, क्योंकि जो डिबेट दर्शक देख रहे हैं वो मुझे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। सर, वो 6 सांसदों वाली पार्टी है। एक सेकेंड सर, नवल किशोर जी, आपको मेरी बातें चुप सकती हैं क्या हम ऑडियो डाउन कर सकते हैं? क्या हम ऑडियो, नवल किशोर जी आप मेरी बात सुनिए। आप उनको तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल कीजिए या जो भी कीजिए, लेकिन प्लीज आप ये फील्ड में किया करिए। आज तक के विंडो में बैठकर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं नवल किशोर जी। और आपसे एक और गुजारिश है, देखिए आप बड़े नेता हैं आरजेडी के, आरजेडी एक बड़ी बिहार की पार्टी है, आपकी पूरी इज्जत करते हुए वो 6 सांसदों वाली पार्टी है। 100% उनकी जीत का रिकॉर्ड रहा था 2019 में। आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी। प्लीज सर, थोड़ा सा हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है कि हम लाइव डिबेट में किसी को तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करके उसको चापलूस बताएं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये कतई ठीक नहीं है। शालिनी जी, आपके पास आते हुए, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के बीच क्या दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में? माफी के साथ आपके पास मैं बहुत देर से आ रही हूँ, आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं। शालिनी जी क्या बोलेंगी इस पर आप? शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रिजर्वेशन को लेकर जो पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, ममता बनर्जी बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि उनको एज अ चीफ मिनिस्टर उनको सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है। आप देखिएगा, वो ऐसा नहीं कह सकती हैं कि जी मैं इस ऑर्डर को मानूंगी ही नहीं, वो इसे चैलेंज कर सकती हैं। और हमने पास्ट में भी देखा है कि टीएमसी के पहले के भी जो नेता हैं वो या तो अबडक्शन में कहीं चले जाते हैं या तो रेप के चार्जेस उन पे लग जाते हैं, उनको अरेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो टीएमसी इज टर्निंग आउट टू बिकम अ लॉ ब्रेकर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ लॉ मेकर। तो चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बंगाल का कोई भी सदस्य रहने वाला वहां पे नागरिक उनके ऊपर कैसे विश्वास करे? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, आप लोग रिजर्वेशन 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 कर रहे हैं, मुसलमानों को आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं। आपने कभी मुसलमानों से जाकर पूछा भी क्या पूरे मुसलमानों को आरक्षण चाहिए? आप बताइए, अगर 37 कैटेगरीज को आरक्षण अगर हाई कोर्ट ने दिया है, आप चैलेंज कर लीजिए, आप जाकर पूछ लीजिए किस बेसिस पे आपने 77 दे रखे थे और किस बेसिस में 37 एक्सेप्ट हुए हैं। आप पता तो लगाइए। आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए जिनको जरूरत है, और वो धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो बिना धर्म के सबके लिए होना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है, जिनको आपने सक्षम नहीं बनाया हुआ है। आरक्षण का तो आप लोगों ने खेल बना रखा है कि हाँ जी मुसलमान है, 77 लोग थे, कैटेगरीज थे, उसमें से 37 हो गए। भाई वो हाई कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। लॉ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, आप उसको फॉलो करिएगा। और इलेक्शन के दौरान इस तरीके का गैर जिसे कहते हैं ना, एक गैर जिम्मेदाराना वाला एक सेंटेंस भी बोलना उनके लिए बहुत खराब है। उनको लग रहा है क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में अभी भी वोटिंग होनी है और हो सकता है मुझसे खुश होकर मेरे मुस्लिम भाई बहन मेरे को देंगे वोट्स, तो वो ये भूल रही हैं कि केंद्र ने बहुत सारी नीतियां मुसलमानों के लिए, बल्कि हर एक नागरिक के लिए निकाल रखी। आप पहले वो नीतियां तो जारी करवा दीजिए। सुकन्या एक है बहनों के लिए, बेटियों के लिए। क्या वहां बंगाल में ये चला? नहीं चला है। आप अगर उठाकर देखेंगे तो बंगाल इज वन ऑफ दी स्टेट्स जहां पे केंद्र सरकार की नीतियां ठीक से नहीं डाली जाती है। दिल्ली भी उसमें आता है।